हाँ, तो अब आपके कौन सर हेनरी लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार भी होगा। हेनरी लॉ एक्चुअली हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो लेक्चर 32 में आपको याद होगा कि हमने सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से स्टार्ट किए थे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वहाँ से स्टार्ट किए थे। तो फेज रूल के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बताए थे कि इसका 2 होता है, और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 होने के चलते, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने के चलते बाई वेरिएंट हो जाता है। और बाई वेरिएंट का मतलब गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में मुख्य रूप से 2 वेरिएबल चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो 2 वेरिएबल चीज़ें हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का लॉ जो है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लॉ था, जो कि पिछले लेक्चर 33 में जो है हमने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रेशर वेरिएशन, कि गैस का प्रेशर से क्या वेरिएशन होता है, जो कि हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने आपको क्या किया था, लॉ दिया था। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, और इसे हेनरी लॉ कहते हैं। अब गैस को ज़्यादा डिजॉल्व कराना है लिक्विड में, किसी लिक्विड में गैस अधिक डिजॉल्व कराना है, तो प्रेशर बढ़ा देंगे, दबा देंगे, ज़ोर से दबाएंगे, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर को क्या रखेंगे फ़िलहाल कांस्टेंट। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन में जो है प्रेशर कांस्टेंट था, और टेम्परेचर का रिलेशन चेक किया गया था सॉलिबिलिटी पर। अभी इस केस में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रख लीजिए, और क्या कीजिए, टेम्परेचर कांस्टेंट करके और प्रेशर का रिलेशन देख लीजिए। द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द सॉलिबिलिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस वाज स्टडीड बाय हेनरी एंड नोन एज हेनरी लॉ। देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट एट ए, देखिएगा यहाँ, ए गिवन टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर को क्या कर लिया गया है, कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी कराइएगा तो भी फिर सॉलिबिलिटी वेरी कर जाएगी, इसलिए टेम्परेचर वेरी मत कराइएगा। 2 चीज़ वेरी कराइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि डिपेंडेंस पता नहीं चलेगा, और उसका फंक्शन पता नहीं चलेगा कि किस तरह का वो फंक्शन है। तो किस तरह से जो है फंक्शन चल रहा है, इसका आइडिया नहीं चलेगा। दोनों वेरिएंट को अगर चेंज कीजिएगा तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएंट को चेंज करोगे, किसी एक वेरिएंट को चेंज करोगे, और एक वेरिएंट को कांस्टेंट रखोगे। तो फिलहाल टेम्परेचर वेरिएंट कांस्टेंट है, और प्रेशर वेरिएंट चालू है, ये चेंज हो सकता है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस विथ विच इट इज इन इक्विलिब्रियम। गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जो है आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल, ये एज्यूम कीजिए कि आपके थम्सअप का बोतल है, ये थम्सअप का क्या है, बोतल है, और थम्सअप का बोतल में मान लीजिए ये पानी है, लिक्विड है, और ऊपर से आपने गैस दिया, ठीक है, ऊपर से गैस दिया, ये गैस जो है इसमें डिजॉल्व हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब गैस को अगर हाई प्रेशर पर दीजिएगा, प्रेशर दबा के हाई प्रेशर पर, तो अधिक गैस इसमें डिजॉल्व होगी। हाई प्रेशर पर दीजिएगा, प्रेशर जितने गैस का बढ़ाइएगा उतने अधिक डिजॉल्व होगी। या यूँ कह दीजिए कि जो है यहाँ ढक्कन बंद है, ये भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर गैस का प्रेशर इसमें घुली हुई गैस के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर प्रेशर गैस के ऊपर, ढक्कन अगर बंद है, एकदम एयर टाइट है, तो घुली हुई गैस का मास और ये इसके ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। घुली हुई गैस का मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, हेंस मास इज इक्वल टू के इंटू पी। के हो गया आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या स्लोप यहाँ इस केस में, और के इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई पी, मास बाई प्रेशर। और मास बाई प्रेशर के हो गया, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को आप स्लोप भी कह सकते हो, यही आपका स्लोप भी हो गया। ठीक है, बाद में इसे आगे चल के हम मोल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। किसके रूप में चेंज करेंगे? मोल फ्रैक्शन के रूप में इस मास को चेंज करेंगे। इसलिए अभी स्टार्टिंग में हेनरी इसी तरह से लॉ दिया था, भले ये बाद में चल के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लिया गया। ठीक, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक एक्सिस पर मास दोगे और दूसरे एक्सिस पर गैस का प्रेशर दोगे। एक एक्सिस पर मास और दूसरे एक्सिस पर गैस का प्रेशर, तो इसका जो है ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, जहाँ इसका स्लोप के हो जाएगा मास बाई प्रेशर, स्लोप हो जाएगा। यही है इसका ग्राफ और यही है इसका स्लोप। और ये है वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विथ प्रेशर। ये जो ग्राफ है ये वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस विथ प्रेशर। ठीक है, कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी है उसका वेरिएशन प्रेशर के साथ क्या है, इसका ये ग्राफ है। इस ग्राफ को थोड़ा सा और क्लियर आप समझ लो, थोड़ा और स्ट्रेट वे में समझ लो। देखिए, अब जो है इसमें डिफरेंट गैस अगर मान लीजिए चेंज की जाती है, तो जो है गैस जब आप चेंज कीजिएगा तो कुछ तो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये तो ज़रूर है कि हर गैस के लिए ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर एंड मास हर गैस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास एंड प्रेशर। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, चाहे गैस जो भी हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो। लेकिन एक बात आपको देखने में आ रहा है कि सबका स्लोप वैरी कर रहा है, सबका स्लोप वैरी कर रहा है। क्या इसका मतलब है? व्हाट इज द मतलब कि स्लोप क्यों वैरी कर रहा है गैसों का? वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेज विथ एन इक्विलिब्रियम प्रेशर। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका जो है वैरी कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है, और इनका स्लोप क्यों डिफरेंट है? वेरिएशन ऑफ स्लोप, स्लोप का वेरिएशन है। क्यों? तो वेरिएशन ऑफ स्लोप डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी गैस पर, यानी कि गैस अलग है। अगर स्लोप बदल गया तो इसका मतलब आप साफ लगा लोगे, क्या लगा लोगे? मतलब कि गैस का क्वालिटी वैरी कर रहा है, गैस वैरी कर रही है। ठीक है, गैस वैरी कर रही है, गैस का कैरेक्टर वैरी कर रहा है, गैस का गुण वैरी कर रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके स्लोप से इसका स्लोप अधिक है, और इसके स्लोप से इसका स्लोप अधिक है, इसके स्लोप से इसका स्लोप अधिक है। ये ज़्यादा स्लोप क्या शो कर रहा है? ये स्लोप बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्लोप बढ़ना ये इंडिकेट कर रहा है कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी से अधिक है नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, और उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन, और उससे भी ज़्यादा CO2। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी से अधिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी से अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से अधिक CO2। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज
इसका मतलब स्लोप इंक्रीजेज, स्लोप इंक्रीजेज, स्लोप बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, यानी गैस की क्वालिटी पता चल गई। यानी कि ये अगर ऐसा होता है तो गैस की क्वालिटी वैरी कर रही है, ये आप समझ सकोगे। अब यहाँ लिखा भी गया है, द वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज डिपेंड अपॉन देयर नेचर ऑल्सो। तो ये तो हम बाई वेरिएंट में शुरू में ही बता दिए थे आपको कि नेचर पर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली 4 कैरेक्टर आपको बताए थे ना, कि एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एक प्रेशर पर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर पर डिपेंडेंस, हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इसके पहले जो आप पढ़े थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्लॉसियस लॉ में, और उसके पहले जो पढ़े थे कि नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए तो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, क्या, सॉलिबिलिटी। और गैस के रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की टेंडेंसी, इंटरैक्शन के बेसिस पर भी डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी। यानी 4 पॉइंट है डिपेंड करने के लिए, जिसमें एक एक पॉइंट आप पढ़ते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। अभी प्रेशर में हो, यानी लास्ट कंडीशन देख रहे हो कि गैस की सॉलिबिलिटी का लास्ट कंडीशन, कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली कैसे उसका डिपेंडेंस होता है। ठीक। और डाल्टन भी इस बात को इंडिपेंडेंटली अलग से हेनरी की बात को सपोर्ट किए और कहे कि ऐसा होता है, सही है। अब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है? क्या हेनरी लॉ हर प्रेशर, हर टेम्परेचर, हर स्थिति में लागू हो जाता है गैसों पे, हर गैस पर? तो नहीं, हर गैस पर हेनरी लॉ नहीं लगता, हर टेम्परेचर पे नहीं लगता, हर प्रेशर पे नहीं लगता। तो पूछोगे कि सर तब कहाँ कहाँ लगता? तो लगता है कहाँ? वेरी हाई प्रेशर पे जाने पर हेनरी लॉ फेल कर जाता है। देखिएगा, लो प्रेशर पे ठीक है, लो प्रेशर पे हेनरी लॉ लगेगा, लो प्रेशर पे हेनरी लॉ लगेगा। हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल एट लो प्रेशर, नॉट एट हाई प्रेशर। द प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। शुरू में प्रेशर लो है तो मास और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर थोड़ा और बढ़ा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बढ़ा तो और तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर जब बहुत बढ़ गया, देखिए प्रेशर बढ़ रहे हैं आप, यहाँ ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, यहाँ बहुत हाई प्रेशर हो गया। यहाँ प्रेशर आपका बहुत हाई हो गया, और प्रेशर जब बहुत हाई हो जाएगा बाबू, तो उस स्थिति में क्या होगा? प्रेशर जब बहुत हाई हो जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी सैचुरेशन में चला जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, अब ये फिक्स कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद इसका बढ़ना घटना क्या हो गया? ख़त्म। ये कांस्टेंट पर आ गया, न ये बढ़ेगा न घटेगा। तो वेरी हाई प्रेशर पे जाने पर सॉलिबिलिटी फिर नहीं बढ़ती है। एक लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर है, हल्का हल्का प्रेशर बढ़ाते जाइएगा, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब वेरी हाई प्रेशर चल जाइएगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जैसे कोरोना का केस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यही ग्राफ हो जाएगा। शुरू में इसमें इस स्थिति में चल रहा है ये ग्राफ, यही ग्राफ है अभी का, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी का। बाद में ऐसा ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस कांस्टेंट चलते रहेगा, बराबर की स्थिति आ जाएगी। ठीक। हाँ, तो हेनरी लॉ का जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन था कि प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। बहुत हाई प्रेशर पे वो सैचुरेशन में को गेन कर लेगा और इक्विलिब्रियम को गेन कर लेगा, और फिर आप प्रेशर बढ़ाते रह जाएंगे, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई रहना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे ये हेनरी लॉ लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट
of Henry law at high temperature, not at low temperature. That's why you have to maintain what? हाई टेम्परेचर. आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होगा. और तीसरी बात है कि गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल. कोई ऐसी गैस ना हो जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो एंड डज नॉट इंटर इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन विद द सॉल्वेंट. वैसी कोई गैस नहीं हो जैसे CO2, SO2, HCl, ये सब गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं पानी में खास करके. इसलिए वैसी गैस भी मत लीजिएगा जो गैस कम घुलती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, ये सब चल जाएगी. ग्राफ में एक CO2 दिखाए थे, वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए आप देखे होंगे कि उसका स्लोप जो है क्या था, बहुत हाई था. CO2 ऐसे जैसी गैसें रहेंगी तो जाके पानी से रिएक्शन करने लगेंगी अंदर अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगा. यही प्रॉब्लम का घर है. इसलिए इस प्रॉब्लम को नहीं आने दीजिएगा आप, इस बात का ध्यान रखिएगा. द गैस डज नॉट डिसोसिएट. गैस अंदर जाके टूटनी भी नहीं चाहिए. कोई भी गैस अंदर जाके पानी में, लिक्विड में टूटनी नहीं चाहिए. इस बात का भी आप ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे कि गैस टूटनी नहीं चाहिए और जुटनी भी नहीं चाहिए. तो ये सब केस नहीं होना चाहिए. ये लिमिटेशन हुआ. अब सेकंड तरीका बताने जा रहे हैं आपको हेनरी लॉ का सेकंड मेथड, हेनरी लॉ एक्सप्रेस करने का. देखिए, सेकेंड मेथड टू एक्सप्रेस हेनरी लॉ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं आते हैं हेनरी लॉ के सेकेंड मेथड से. ठीक है ना. एक्सप्रेस करने का ये दूसरा तरीका है. वो भी तरीका है और ये भी तरीका है. हेनरी लॉ को क्या करने का? एक्सप्रेस करने का. एक्सप्रेस करने के तरीके हेनरी लॉ के कई हैं. तो ये जो है हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि मास इज इक्वल टू Kp, या कह लीजिए वेट इज इक्वल टू Kp. अभी पढ़े थे, यही हेनरी ने लॉ दिया. मान लीजिए कि ये वेट सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं. सॉल्यूट को कितना से डिनोट करते हैं? 1 से. तो मान लीजिए हेनरी लॉ, मास ऑफ द गैस सॉल्यूट इज W1 डिजॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट that have mass W2 एट इक्विलिब्रियम प्रेशर. इक्विलिब्रियम प्रेशर पर W2 मास में डिजॉल्व्ड है. W1 ग्राम ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन W2 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट में घुली हुई है. तो हेनरी लॉ के अनुसार W1 इज इक्वल टू Kp. अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ W2 से डिवाइड कर देते हैं. इधर भी W2 से डिवाइड, इधर भी W2 से डिवाइड. ये K/W2 एक नया कांस्टेंट हो गया जिसको K डैश कर दिए, K डैश नाम दे दिए. ठीक है. अब हो गया W1/W2 इज इक्वल टू K डैश P. अब क्या करते हैं कि इसमें इसको M1 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर वाले को, और इसको M2 से डिवाइड कर देते हैं. तो M2 उलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और M1 हो जाएगा नीचे. तो इधर भी M2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और M1 को नीचे. इधर क्या हुआ? एक तरह से M1 नीचे हुआ और M2 ऊपर हुआ. तो M2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें M1 से डिवाइड कर दिए. इस तरफ भी, यानी दोनों तरफ सेम काम कर दिए. इक्वेशन के दोनों तरफ सेम वर्क कर दिया गया. तो सेम वर्क कर दिए तो उसका क्या हो गया? वो ये बन गया वेट बाई मोलेकुलर वेट. वेट बाई मोलेकुलर वेट को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया वेट बाई मोलेकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू K डबल डैश इंटू P. अब अमाउंट और मोल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से गैस का एक्सप्रेस करेंगे. अमाउंट या कौन फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन. गैस का इस तरह से एक्सप्रेस होगा N1/N1 प्लस N2.
तो N1/N1 + N2 को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x1। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट रहे, सॉल्यूशन अगर कैसा रहे, वेरी वेरी, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट रहे तो N1 को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा डिनोमिनेटर से। तो N1 डिनोमिनेटर से अगर नेगलेक्ट हो गया तो यहाँ इक्वेशन क्या बचा, x1 = N1/N2, x1 = N1/N2 हो गया, और N1/N2 के जगह अब x1 पुट हो जाएगा। तो यहाँ N1/N2 के जगह अगर हम लोग क्या पुट कर दें, x1 पुट कर दें, तो x1 = K"P हो जाएगा। तो x1 = K"P आ गया। अब K" को इधर भेज दीजिए तो P = क्या हो गया, 1/K" × x1। 1/K" को एक नया कांस्टेंट नाम दिया गया जिसका नाम है हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और इसी को अब नए तरह से बोल भी सकते हैं, लिख भी देंगे। इस फार्मूला को आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो आप कह सकते हैं कि गैस का, घुला हुआ गैस का मोल फ्रैक्शन उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी ये हेनरी लॉ दूसरे तरह से कहा जा सकता है। तो हेनरी लॉ विल बी रीस्टेटेड एज फॉलोड। हाँ, देख लीजिए हेनरी लॉ। हेनरी ने ये लॉ दिया P = KH x1। x1 जहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट है यानी कि गैस है, यानी जो गैस घुल रही है उसका मोल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व। तो यानी कहने का ये मतलब हुआ, इस तरह से मतलब लीजिए, एज्यूम कीजिए कि ये है आपका बोतल, ये है आपकी सॉल्यूशन, इसमें मान लीजिए ये थम्सअप है और थम्सअप में जो है CO2 गैस डिजॉल्व है। अब इसमें CO2 गैस डिजॉल्व का मोल फ्रैक्शन x1 CO2 गैस के ऊपर के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एज्यूम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 2-3 गैस है तो हर गैस अपने अपने प्रेशर के हिसाब से इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। अगर 2-3 गैस है तो हर गैस अपने अपने प्रेशर के हिसाब से इसमें डिजॉल्व होगी। अब एक ही गैस है अगर मानिए, तो उस गैस का जो सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन इसमें जितना घुला हुआ है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतने ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो यही कहा गया है हेनरी के द्वारा कि दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन यानी कि ऊपर, इन वेपर फेज, ओवर द सॉल्यूशन इन वेपर फेज भी कह सकते हैं, इन वेपर फेज, वेपर के फेज में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए हेनरी लॉ पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपका इस तरह से होगा, P = KH × x1, और P = KH × x1 हो गया। तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब गैस, ठीक है। और ये है पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से इसमें देखिए ये y = mx से कंपेयर कीजिएगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसमें y इंटरसेप्ट नहीं है तो ये पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन हो जाएगा, ग्राफ पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। अब जो है ये जो है
स्लोप इसका KH आएगा, जो क्या बताएगा, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर बताएगा। मोर सॉल्युबल गैस का KH का वैल्यू बड़ा होता है। अगर मान लीजिए एक और गैस यहाँ ग्राफ बना दिया गया, आपके एग्ज़ाम में आ गया, और इसका नाम दे दिया गया X, इसका नाम दिया गया Y, और पूछा गया कि इसमें से कौन सी गैस मोर सॉल्युबल है, तो जिस गैस का KH का वैल्यू यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट बड़ा है वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, वो गैस अधिक सॉल्युबल है। या यूँ पूछा गया कि इसमें एक गैस हीलियम है, दूसरी गैस नाइट्रोजन है, तो कौन कौन हुई, तो X हीलियम हुई और Y नाइट्रोजन हुई। अगर ऐसा है तो ये चीज़ आप ध्यान दे के बताओगे। हीलियम कम घुलती है, हीलियम इनर्ट गैस है इसलिए कम घुलेगी पानी में, जबकि नाइट्रोजन थोड़ा लेस इनर्ट है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा घुलेगी। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्युबिलिटी बता देता है KH का वैल्यू बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब इसी को आप हम लोग इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर इजकल टू KH इंटू X1 को क्या करेंगे कि X1 को जो है X1 को चेंज कर देंगे 1 माइनस X2 के फॉर्म में, 1 माइनस X2 के फॉर्म में। तो पार्शियल प्रेशर इजकल टू KH X1 के जगह पुट करेंगे 1 माइनस X2, तो पार्शियल प्रेशर इजकल टू KH इंटू 1 माइनस X2, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH माइनस KH X2। जब इससे हम लोग इक्वेशन से, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे y इजकल टू C प्लस MX से, तो आप पाओगे कि यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब माइनस को अंदर ले लेंगे तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव स्लोप हो जाएगा। और आप जानते हो निगेटिव स्लोप उल्टा चलता है, इस तरह से चलता है निगेटिव स्लोप। तो इस तरह से जो है निगेटिव स्लोप है तो ये ग्राफ उल्टा चलने लगेगा। यहाँ ध्यान देना है कि लेकिन ये ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट है या गैस डिजॉल्व है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से ग्राफ जाता तो ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ जाता, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से दे देता तो ग्राफ में निगेटिव स्लोप हो जाएगा, और हर ग्राफ का एक y इंटरसेप्ट होगा, हर गैस का अपना KH के वैल्यू के हिसाब से y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ y इंटरसेप्ट भी आपका क्या है, KH है, y इंटरसेप्ट भी KH है यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और साथ साथ इसका स्लोप भी क्या है, माइनस KH है। स्लोप क्या है, माइनस KH। तो इस हिसाब से सब निगेटिव स्लोप होगा, सभी जो हैं उल्टा चलेंगी। इस बात का एकदम आप ध्यान रखोगे कि सभी का निगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में यानी कि जो है आपको आगे के क्लास में जो है इस पर एक प्रॉब्लम बताया जाएगा जो JEE मेन 2019 में इसी फार्मूला पर पूछा गया है। इससे तुमको समझना होगा कि किसका स्लोप बड़ा है। अब एक गैस इधर गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, तो निगेटिव में वैल्यू -2, -3, -4, तो आप जिसका वैल्यू बड़ा है उसका निगेटिव में स्लोप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप जो है KH के वैल्यू के हिसाब से इसमें कम स्लोप है तो इसका मतलब कम सॉल्युबल गैस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, JEE मेन 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप सतर्क रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर आया हुआ 2019 का क्वेश्चन बनेगा, और आप अपने से भी चाहोगे तो अब बन सकता है, क्योंकि मैंने मेन फार्मूला बता दिया है तो इस पर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप देखिए, देखते रहिएगा अगला लेक्चर। ओके।